हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय आय, इसलिए आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो इस टॉपिक को मैं 2 पार्ट्स में पढ़ाऊँगी और इसका नाम है राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ। इसका आज हम लोग पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं हैं। उसमें सबसे पहले है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेज, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइसेज। इसका शॉर्ट फॉर्म नीचे लिखा हुआ है एमपी, दिस इज मार्केट प्राइसेज। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेज। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, इसमें मूल्य ह्रास भी शामिल किया जाता है। उनकी बाजार कीमत के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे कुछ उत्पादक गैर निवासी या विदेशी भी हो सकते हैं हमारे देश में। उदाहरण के लिए भारत में कई विदेशी बैंक और विदेशी कंपनियां कार्यरत हैं, जिनके द्वारा देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इनके द्वारा की गई मूल्य वृद्धि भी भारत के घरेलू उत्पादन में जोड़ी जाती है। तो इस प्रकार से एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों का मतलब सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद की विशेषताएं। पहली विशेषता है इसमें केवल देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। दूसरा, ये उत्पादनों के सकल मूल्य का माप प्रस्तुत करता है। सकल ग्रोस शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसमें मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन या स्थिर पूंजी पदार्थों के उपभोग का मूल्य भी शामिल होता है। तीसरी चीज, सकल घरेलू उत्पाद में केवल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। इसमें कच्चे माल, बिजली, ईंधन जैसी मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। तीसरी विशेषता है चौथी, इसमें भौतिक उत्पादन नहीं बल्कि उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्यों को, मतलब वस्तु और सेवाओं को हम उनके बाजार मूल्य से गुणा कर देते हैं, उनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, सकल मूल्य वृद्धि को एक लेखा वर्ष के लिए ही आकलित किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका मापन प्रचलित कीमतों पर किया जाता है। यदि हम 2006 की जीडीपी ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें केवल 2006 में ही उत्पादित वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें पहले से उत्पादित अर्थात 2005 में उत्पादित वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही उनका विक्रय उनको बेची 2006 में जारी है। तो ये हमने देखी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब हम दूसरे कंसेप्ट पे आ रहे हैं, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दिस इज कॉल्ड जीएनपी एट मार्केट प्राइसेज। जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा केवल एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पाद के मूल्य से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ है।
जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस इज इक्वल टू GDP का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, MP मार्केट प्राइसेस, तो सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको हम जोड़ देते हैं तो हमें GNP एट मार्केट प्राइसेस प्राप्त हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि विदेशों से शुद्ध साधन आय को कैसे निकाला जाता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से शुद्ध साधन आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देशों को अपनी साधन सेवाएं व विदेशों से शुद्ध साधन आय विदेशों से शुद्ध साधन आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देशों को अपनी साधन सेवाएं व संपत्ति प्राप्त करने के बदले प्राप्त आय, ये कौन कौन सी हो सकती है? लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभांश। और इस देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में दी गई आय की अंतर के बराबर होती है। विदेशों से शुद्ध साधन आय धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार से हो सकती है। यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय धनात्मक होगी तो क्या होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होगा। इसके विपरीत यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय ऋणात्मक होगी तो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है। देखिए साफ दिखाई दे रहा है। विदेशों से शुद्ध साधन आय कैसे निकालते हैं? देश के निवासियों द्वारा, हमारे देश के जो निवासी है विदेशों में जो भी अर्जित साधन आय कर रहे हैं, वो अर्जित साधन आय किसके रूप में हो सकती है? लगान हो सकता है, मजदूरी हो सकती है, ब्याज हो सकता है तथा लाभांश हो सकता है, माइनस गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित साधन आय। जो विदेशी लोग हमारे देश की सीमाओं से देश की सीमाओं में जो आय अर्जित कर रहे हैं उसको यदि निकाल दिया जाए तो हमें विदेशों से शुद्ध साधन आय प्राप्त हो जाती है। विदेशों से शुद्ध साधन आय के घटक कंपोनेंट्स कौन से हैं ये देखिए। कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति, नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, निवासी श्रमिकों विदेशों में अस्थायी रूप से काम करने वालों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति एवं देश की घरेलू सीमा के अंदर काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति का अंतर कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति कहलाता है। अर्थात जो हमारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं उनको जो भी क्षतिपूर्ति आय मिलती है उसमें से जो विदेशी लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं उनको जो आय या क्षतिपूर्ति मिल रही है उसको घटा दिया जाए तो कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति आय प्राप्त हो जाती है। दूसरा घटक है संपत्ति तथा उद्यमिता से प्राप्त शुद्ध आय। इसको कैसे लिखा है? इसको लिखा विदेशों में निवासी कंपनियों की प्रतिधारित आय को छोड़कर एक देश के निवासियों द्वारा लगान, ब्याज, लाभ के रूप में प्राप्त आय तथा शेष विश्व को किए गए इसी प्रकार के भुगतान का अंतर संपत्ति तथा उद्यमिता से प्राप्त शुद्ध आय कहलाता है। मतलब हमारे देश के निवासियों को विदेशों में जो कुछ लगान, ब्याज और लाभ के रूप में मिल रहा है उसमें से विदेशी लोग जो हमारे देश की सीमाओं में काम कर रहे हैं उनको हम लगान, ब्याज या लाभ के रूप में जो कुछ भी दे रहे हैं उनको घटा दिया जाए तो हमें शुद्ध आय मिल जाती है। तीसरा घटक है विदेशों में निवासी कंपनियों द्वारा शुद्ध प्रतिधारित आय, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। विदेशों में स्थित निवासी कंपनियों की प्रतिधारित आय तथा देश की घरेलू सीमा के अंदर स्थित विदेशी कंपनियों की प्रतिधारित आय का अंतर शुद्ध प्रतिधारित आय को बताता है। मतलब विदेश में जो भी हमारे निवासी कंपनी स्थापित है उनकी जो प्रतिधारित आय है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं,
उसमें से हमारे देश की सीमा के अंदर जो विदेशी कंपनियों की प्रतिधारित आय है उसको घटा दिया जाए तो हमें शुद्ध प्रतिधारित आय मिल जाती है। तो मैंने ये आपको विदेशों से शुद्ध आय साधन आय के घटक बताए हैं। अब हम तीसरा कंसेप्ट देख रहे हैं, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP एट मार्केट प्राइसेज, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेज। जब भी हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन कार्य में जो भी पूंजीगत संसाधन यंत्र यूज करते हैं, तो यूज करने पर धीरे धीरे ये पूंजीगत यंत्र घिसते रहते हैं, टूट फूट हो जाती है, कुछ मशीनें और यंत्र ऑब्सोलीट अप्रचलित हो जाते हैं। इसलिए हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कुछ भाग, कुछ पोर्शन घिसे हुए तथा अप्रचलित ऑब्सोलीट यंत्रों को बदलने में खर्च कर देते हैं। इसलिए यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं इंग्लिश में, को घटा दें तो हमें विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP एट मार्केट प्राइसेज प्राप्त हो जाता है। इसको बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। जैसे इस इक्वेशन से स्पष्ट है, NNP एट मार्केट प्राइसेज इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइसेज माइनस गिरावट व्यय माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरे शब्दों में हम देख सकते हैं, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य माइनस प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस गिरावट या पूंजी उपभोग। गिरावट व्यय के घटक देखिए, पहला है सामान्य टूट फूट। इनमें वे खर्चे शामिल होते हैं जो निरंतर उत्पादन के दौरान स्थायी पूंजी की गिरावट के कारण करने पड़ते हैं। दूसरा है अप्रचलन ऑब्सोलेंस। इससे अभिप्राय उन खर्चों से है जो उत्पादकों को पूंजीगत मशीनों के पुराने पड़ने पर उनके स्थान पर नई मशीनों को प्रयोग करने के कारण उठाने पड़ते हैं। तीसरा है मशीनों की आकस्मिक हानि एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। इसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाली मशीनों के ब्रेकडाउन आदि पर होने वाले खर्चों को शामिल किया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम चौथा एक कंसेप्ट और देखते हैं, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेज। बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का अभिप्राय एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमाओं में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से हैं, जिसमें से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है। अतः बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में केवल क्या अंतर है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में हम गिरावट व्यय डेप्रिसिएशन को भी शामिल करते हैं, जबकि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में हम डेप्रिसिएशन को गिरावट व्यय को शामिल नहीं करते। तो इस प्रकार से बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर है और इसमें से गिरावट मूल्य तथा डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है। जैसा नीचे स्पष्ट है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस पूंजी का उपभोग या गिरावट व्यय। NDP एट मार्केट प्राइसेस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइसेस माइनस डेप्रिसिएशन। और GDP एट मार्केट प्राइसेस फिर किसके बराबर हो जाएगा? NDP एट मार्केट प्राइसेस प्लस डेप्रिसिएशन। तो हमें एक चीज़ डेप्रिसिएशन मालूम है, GDP MP मालूम है, तो हम NDP MP
अच्छा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस को मालूम कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आप लोगों को 4 कंसेप्ट बताई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बारे में और चर्चा करेंगे, दूसरी कंसेप्ट्स के बारे में। धन्यवाद।